सभी को नमस्कार। कल तक के वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था रेट के बारे में कि रेट कितने प्रकार के होते हैं। आज उसी को और इलेबोरेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। कल ये देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन के दो प्रकार हैं। पहला कौन सा होता है, एवरेज रेट, और दूसरा कौन सा होता है, पहला कौन सा था, एवरेज रेट, और दूसरा कौन सा था, डिफरेंशियल रेट। ठीक, एवरेज रेट को हिंदी में कहते हैं भाई औसत वेग, और इसको कह सकते हैं अवकलित वेग। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि एवरेज रेट है क्या। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि इट इज़ इलाहाबाद और इट इज़ वाराणसी। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर लगभग है। मान लो कोई ट्रेन इस दूरी को तय करती है लगभग 1 घंटे में। तो आप क्या कहोगे कि ट्रेन की रफ्तार क्या है, 120 किलोमीटर पर 60 मिनट। ठीक, ये तो कहोगे ना कि 60 मिनट में 120 किलोमीटर चल रही है। अब मुझे अब एक बात ये बताइए कि अगर ये ट्रेन 60 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है, तो 60 मिनट में 1 किलोमीटर चलने का मतलब क्या है कि यहाँ से इलाहाबाद से वाराणसी तक पहुँचने में इस ट्रेन को कितना टाइम लगा, 60 मिनट। ठीक, अगर इसको 60 मिनट लगा है तो 60 मिनट क्या है, इसका एक एवरेज वेट है, यानी कि यहाँ इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो इसे टाइम लगा वो कितना लगा, 60 मिनट का। अब क्या ये जो एक ट्रेन है, तो अगर मैं वही बात कहूँ कि क्या जब ट्रेन स्टार्ट हुई होगी और ट्रेन यहाँ पे एंड हुई होगी, यानी कि चलना बंद किया होगा, तो क्या जो इसकी स्पीड है ये पूरे रास्ते में हर जगह इसकी स्पीड यही बनी होगी क्या? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि ट्रेन जब स्टार्ट हुई होगी तो उस कंडीशन में वो क्या है, स्लो है, बीच में कहीं फास्ट है, यहाँ पे फिर क्या है, स्लो है। तो ट्रेन की स्पीड, भले उसने इलाहाबाद से बनारस की दूरी का डिस्टेंस 120 किलोमीटर 60 मिनट में तय किया है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो हमेशा एक जैसी नहीं होगी। लेकिन तब भी अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स क्या कहती है कि भाई उस ट्रेन को स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट तक जाने में जो समय लगा है वो समय क्या कहलाता है, उसका औसत वेग। तो जो चीज़ फिज़िक्स में है, यकीन मानिए जो चीज़ फिज़िक्स में है, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट आपका केमिस्ट्री में यहाँ पर भी है। केमिस्ट्री में इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझोगे आप? देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक बात कह दूँ कि एक रिएक्शन है ए और ये क्या है बी। ठीक, इस रिएक्शन को मैं ऐसे दिखाता हूँ। रिएक्शन को पूरा होने में लगा समय, सपोज दैट कितना मिनट लग रहा, 5 मिनट लग रहा। तो 5 मिनट में पूरा का पूरा ए, 5 मिनट में ए कन्वर्ट हो गया किस में, ए कन्वर्ट हो गया बी में। ठीक, तो एक बात यहाँ समझ में आ रही है कि रिएक्शन को पूरा होने में जो समय लगा है वो 5 मिनट, यानी यहाँ से
यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा है वो कितने का है, वो समय कितने का है, 5 मिनट का है। तो 5 मिनट का है अगर, तो ज़रूरी नहीं कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा तो उसकी वही स्पीड रही होगी जो यहाँ पर है। कहीं पे स्पीड बहुत फास्ट रही होगी, मैं इसको कैसे बनाऊँ, रिएक्शन की स्पीड कहीं पे कुछ स्लो रही होगी, कहीं पे कुछ फास्ट हुई होगी, फिर स्लो हुई होगी, कहीं फास्ट हुई होगी। तो अल्टीमेटली ये बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रेन चलती है। तो ये जो स्पीड है जो रिएक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर डिपेंड करती है, उसी स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज रेट। और इससे हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा, डेल्टा के द्वारा। और अगर इसके बारे में मैं बताऊं तो एवरेज रेट जो होता है, ये एवरेज रेट ये जो एवरेज रेट होता है ये हमेशा किसको दिखाता है, एक सिंपल समझाने का तरीका है इसको। एवरेज रेट हमेशा किसको दिखाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट और किसको दिखाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट और दिखाएगा वो एंड पॉइंट को। ठीक, और एवरेज रेट एक लार्ज गैप के लिए होता है। लार्ज गैप इन द सेंस यानी कि बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पे एंड हुआ उनके बीच में क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, जहाँ से आरंभ हुआ रिएक्शन और जहाँ पे ख़त्म हुआ, इनके बीच में क्या हो रहा है, एवरेज रेट को इससे कोई मतलब नहीं होता, इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक, अब अगला जो बात करते हैं, जैसे मान लो अगला जो हेडिंग है हमारी वो है डिफरेंशियल रेट। वो कौन सा रेट है, डिफरेंशियल रेट। डिफरेंशियल रेट, जैसे मान लो इसका मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। मैंने वही एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, इलाहाबाद से वीएनएस, दूरी कितनी, 120 किलोमीटर। ट्रेन को यहाँ से यहाँ पहुँचने में टोटल टाइम कितना लगा, 60 मिनट। ठीक, 60 मिनट। और ये इसका क्या हुआ, एवरेज रेट, जिसे हम किससे दिखा सकते हैं, लार्ज डेल्टा से। अब देखो भाई, इसके बीच में कुछ स्टेशन पड़े होंगे, बड़े ही होंगे भाई, स्टेशन पड़े ही होंगे 120 किलोमीटर की दूरी में। तो जो ये स्टेशन है, अगर हम केवल इन छोटे छोटे गैप, इन छोटे छोटे डिस्टेंस की स्टडी करें कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक में क्या टाइम लगा, इस समय इसकी स्पीड कितनी थी, यहाँ ट्रेन स्लो थी कि फास्ट थी, यहाँ रुकी हुई थी कि चल रही थी। तो जब हम ट्रेन का जो पूरे एनालिसिस है वो किस पे करें, एट अ स्मॉल डिस्टेंस, एट अ स्मॉल डिस्टेंस यानी छोटे छोटे गैप पर, बहुत छोटे छोटे गैप पर, छोटे छोटे अंतराल पर इसका अगर अध्ययन करें, इसका एनालिसिस करें, तो इस कंडीशन में भी आप किसका अध्ययन कर रहे हो भाई, इस कंडीशन में भी आप यही अध्ययन कर रहे हो ना कि ट्रेन की स्पीड कितनी है भाई, यहाँ पर कितनी है, यहाँ स्लो है कि फास्ट है, यहाँ रुकी है कि चल रही है। तो अल्टीमेटली स्टडी किसकी कर रहे हो आप यहाँ पर, ट्रेन की स्पीड की। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी अगर मान लो कोई रिएक्शन है,
और मैं उसको दिखा देता हूँ कि कोई रिएक्शन है, अगर वो भाई ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। अगर इनके बीच की दूरी यहाँ पर ये लगी हुई है, मतलब मैं कह देता हूँ कि रिएक्शन को पूरा होने में जो समय लगा है, मान लो रिएक्शन 9 बजे स्टार्ट हुआ और 9 बज के 10 मिनट पे ख़त्म हुआ। तो पूरे को रिएक्शन पूरा होने में जो समय लगा वो कितना है, 10 मिनट का। कितना समय है, 10 मिनट का। तो बीच बीच में जो ये गैप है कि 9 बज के 1 मिनट पे रिएक्शन कितना था, 9 बज के 1 मिनट पे कितना था, 9 बज के 2 मिनट पे कितना था, 9 बज के 5 मिनट पे कितना था। तो जब हम रिएक्शन की स्टडी बहुत छोटे छोटे टाइम पर करें, बहुत छोटे छोटे टाइम स्पैन पर करें, तो उस समय उसकी स्पीड को जो एनालिसिस करते हैं, वो जो रेट होता है, उसी रेट को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल रेट। और इसे कितने दिखाया जाता है, स्मॉल डी से। तो अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊँ, ठीक, ये मैं कह देता हूँ रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन की गति, रिएक्शन का बढ़ना, और मैं यहाँ कह देता हूँ क्या, टाइम। ठीक, तो रिएक्शन टाइम के साथ लगातार क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। भाई रिएक्शन हो रहा है, अगर रिएक्शन, हमने ये ग्राफ बनाए किसके बीच, रिएक्शन प्रोग्रेस, यानी कि रिएक्शन का आगे बढ़ना, सिंपल से समझिए, रिएक्शन का आगे बढ़ना, और समय के साथ रिएक्शन आगे तो बढ़ेगा। अगर रिएक्शन समय के साथ आगे बढ़ रहा, तो ये क्या है उसका, ये क्या है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, और सपोज दैट ये क्या मान लेते हैं उसका, हम ये क्या मान लेते हैं उसका एंड पॉइंट। तो जब केवल इनके बीच, यानी स्टार्टिंग और एंड के बीच रिएक्शन की स्पीड क्या रही, बस हमको इससे मतलब है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको कितना टाइम लगा। तो वही बात, जब हम रिएक्शन के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की बात करते हैं केवल, तो उस कंडीशन में रेट क्या होगा, एवरेज रेट होगा। लेकिन अगर हम इसी के बीच में बात करेंगे हर अलग अलग समय पर, इस समय पर मान लो मैं कह दूँ 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, अलग अलग समय पर, अलग अलग छोटे छोटे गैप पर रिएक्शन की क्या स्पीड रही होगी, रिएक्शन किस टाइप से चल रहा होगा, इस समय जो उसकी स्पीड का एनालिसिस किया जाता है वो क्या है, डिफरेंशियल रेट है। ठीक है, डिफरेंशियल या अवकलित गति। तो दो बातें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मैं छोटा सा यहाँ डिफरेंस बनाऊँ कि एक तरफ मैं लिखूँ, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एवरेज रेट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशियल रेट। ठीक, तो एवरेज रेट कहाँ है, जो डिपेंड करेगा रिएक्शन के स्टार्ट और रिएक्शन के एंड पर। यहाँ पर रिएक्शन के स्टार्ट और एंड को नहीं दिखाता, बल्कि किसे दिखाता है, रिएक्शन के स्मॉल पोर्शन को, यानी कि रिएक्शन के
छोटे छोटे भाग को। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं डी से। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे रिएक्शन को हर छोटे छोटे पॉइंट पर चेक करना है, मतलब बहुत छोटे छोटे पॉइंट पर, तो वहाँ पे जो एनालिसिस होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। मैं क्या कह सकता हूँ कि डिफरेंशियल रेट में तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पर, डिफरेंशियल रेट में जो एनालिसिस होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। एक्यूरेट क्यों होगा? कि यहाँ पर आप छोटी छोटी दूरी पर, हर छोटे छोटे डिस्टेंस पर स्टडी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो एनालिसिस होगा वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये केवल इस रिएक्शन के स्टार्टिंग और केवल रिएक्शन के एंड को देख रहा, बीच में क्या हो रहा है उसको वो वहाँ पर एनालिसिस नहीं कर रहा है, उसको वहाँ पर एनालिसिस नहीं कर रहा। इतनी बात समझ में आ गई है? इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए, तो ये बात होगी एवरेज रेट और डिफरेंशियल रेट के। अब अगली जो बात करनी है वो है हमारे पास एक सेकेंड, हाँ, वो है हमारे पास रेट लॉ। ठीक, देखो भाई, अभी तक आपको क्या मालूम है कि किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, अभिकारक का घटना और प्रोडक्ट का बनना। जितनी तेज़ी से, जितनी स्पीड से मैं कह सकता हूँ, जितनी स्पीड से रिएक्टेंट कम होगा उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। जितनी स्पीड से रिएक्टेंट कम होगा उतनी स्पीड से प्रोडक्ट बढ़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन रेट लॉ कुछ और कहता है। रेट लॉ का एक अलग पैरामीटर, रेट लॉ को हिंदी में क्या कहोगे भाई? हिंदी में क्या कहोगे उसको? वेग नियम। वेग नियम क्या कहता है ये सोचिए। वेग नियम कहता है कि कितनी स्पीड में रिएक्शन हो रहा हो, तो वो रिएक्शन केवल, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन या कह सकते हो उसको, कह सकते हो क्या, अभिक्रिया की गति केवल किस पे डिपेंड करती है? केवल रिएक्टेंट की सांद्रता पर। भाई मैंने बताया था लार्ज ब्रैकेट किसको दिखाता है? लार्ज ब्रैकेट दिखाता है कंसंट्रेशन को। तो अभिक्रिया का वेग रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी अभिक्रिया का वेग किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? केवल उसके अभिकारक पर।
और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओगे तो क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के, यहाँ क्या मिलेगा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यानी बार बार पाता आ रहा हूँ अभिकारक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कोई रिएक्शन हो, ठीक, और ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो अभिक्रिया का वेग किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा किस पे, के कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये समझ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है इतनी चीज़ समझना। रेट किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये किसके अनुसार था, रेट लॉ के अनुसार। और यहाँ पर जो ये कांस्टेंट लगा है, इसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट, या फिर इसका नाम होता है वेग स्थिरांक। क्या नाम होता है इसका, वेग स्थिरांक। अब अगर कोई वेग स्थिरांक की परिभाषा बताए तो वो क्या होगा, आप देख सकते हो। वेग स्थिरांक की परिभाषा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बटे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो होगा ना भाई। अगर मैं के बराबर लिखूं तो के बराबर क्या, अभिक्रिया की गति बटे अभिकारक की सांद्रता। तो रेट कांस्टेंट की परिभाषा बन जाएगी कि रेट कांस्टेंट होता क्या है, ये अनुपात है किसका, रेट कांस्टेंट क्या है, अनुपात है किसका, अभिक्रिया की गति का यानी रेट ऑफ रिएक्शन का, और अभिकारक की सांद्रता का। ठीक, रेट कांस्टेंट में एक और चीज़ आती है कि रेट लॉ में रेट लॉ बराबर रेट कांस्टेंट अभिकारक की सांद्रता की घात। ये जो घात होता है यही क्या होता है, ऑर्डर। ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, प्रणाम।